में बायोलॉजी में लेसन 4 में है उत्सर्जन, है ना। उत्सर्जन में हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? किडनी। हम लोगों ने बात किया था कि मनुष्य में सबसे महत्वपूर्ण जो उत्सर्जी अंग है वो वृक्क है, किडनी है। किडनी की बाह्य संरचना पर हमने पिछले क्लास में बात किया है, जिसमें बात हुई थी कि सेम के बीज के आकार का लाल ठोस भूरा, है ना, संरचना है जो बाएं वाला थोड़ा ऊपर होता है और ये कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है और उदर गुहा के नीचे होता है ना। 10 से 10 सेंटीमीटर की आपकी लंबाई और 5 से 6 सेंटीमीटर की चौड़ाई, 2.5 से 4 सेंटीमीटर की मोटाई होती है। यहाँ तक बात हुई थी। इसकी बाहरी वाली भाग जो है उस पे बात हुआ था कि वो उनोतोदर होता है और अंदर वाली सतह चम्मच के अंदर वाली भाग की तरह नतोदर होता है, धसा हुआ अतलाकार होता है और उसी भाग को हाइलम बोला जाता है। हाइलम में वृक्क धमनिकाएं, है ना, वृक्क धमनी जो है वो इंटर करती है और वहां क्या होती है, उसमें से वृक्क शिराएं बाहर की ओर निकलती है। इतनी बात हुई थी। और उसमें और बात हुआ था कि प्रत्येक वृक्क से नली जैसी रचना नीचे की ओर जाती है ना, जिसे वृक्क मूत्रवाहिनी कहते हैं और वो तिकोनी रचना में जाके मिलती है, उसे मूत्राशय कहा जाता है। और मूत्राशय भी मूत्र मार्ग में और आगे वो मूत्र द्वार में खुलता है। इतना बाह्य संरचना में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वृक्क की आंतरिक संरचना। तो प्रत्येक वृक्क में लगभग मिलियन में 1 या 2 मिलियन में, है ना, छोटी छोटी कोशिकाएं के रूप में पाई जाती है। इकाई या कह सकते हैं कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोला जाता है, वह है नेफ्रॉन। प्रत्येक नेफ्रॉन से, है ना, फिल्टर होता है ब्लड का और वो जो है एक अपशिष्ट पदार्थ वो फिल्ट्रेट होकर के यूरिन मतलब कि मूत्र के माध्यम से बाहर की ओर निकलता है। और यह प्रक्रिया कैसे होता है इसको हम एक नेफ्रॉन के माध्यम से समझेंगे। समझा रहा है? एक नेफ्रॉन के चित्र से यह चीज को जब समझेंगे तो क्लियर ये बात समझ में आ जाएगी कि ये पहले नेफ्रॉन की एक बनावट समझ लेंगे एक नेफ्रॉन की और उसका कार्य समझ लेंगे तो पूरा आंतरिक संरचना आपको वृक्क की समझ में आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा नजदीक आकर के इसको दिखाइएगा। यहाँ पर जो सबसे पहले आप देख रहे हैं फिगर में, क्योंकि आपको समय बचाने के लिए फिगर पहले से बना के रखा हूँ, इसमें आप देख रहे हैं ये एक नेफ्रॉन का आपको एक प्रारूपिक चित्र दिखाया गया है। नेफ्रॉन में 2 चीजें आपको दिख रहा है। एक दिख रहा है वृक्क धमनी आ रहा है ना, और ये कैपिलरी है, मतलब कि केशिकाएं हैं, महीन नलियां हैं और ये आ रही है कहां से? वृक्क धमनी से। और यह यहाँ पर गुच्छा जैसा रचना बना रही है, गुच्छा जैसा रचना बना रही है, बहुत ऐसा मतलब महीन महीन गुच्छा जैसा रचना बना रहा है, समझ रहा है। और इसके बाद एक और नली बाहर की ओर निकल रहा है, वृक्क शिरा जिसे हम नाम दिए हैं। आपको यहाँ से समझना है यह एक अलग भाग है और इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं एक अलग भाग है। आ रहा बस में? तो ये जो चीज आप समझ रहे हैं, यहाँ जो अभी ये गुच्छे जैसे रचना यहाँ बीच में जो बना है इसी को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये जो नलियां आई हैं और यहाँ पर बहुत से मतलब गुच्छे जैसे रचना बना रही हैं, उसे ही ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और ये नली आती है वृक्क धमनी से, वृक्क धमनी से ब्लड को लाती है। समझ में आ रहा है? वृक्क धमनी से क्या करती है? ब्लड को लाती है। और यहाँ पर यह मतलब कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। समझ रहा है? जो अभी बात करेंगे, अभी पहले संरचना वो बात कर रहे हैं। और एक नली जो है वो वृक्क शिरा को जा रही है, तो जो नली आ रही है उसको अभिवाही धमनिका बोला जाता है, एफरेंट आर्टेरियल। समझ रहा है? एफरेंट आर्टेरियल बोला जाता है इसको, अभिवाही धमनिका। अच्छा, अभिवाही धमनिका इसको बोलते हैं। और यहाँ से जो नली निकला जो वृक्क शिरा को जा रहा है उसको हम लोग इफरेंट आर्टेरियल बोलते हैं। एफरेंट और इफरेंट थोड़ा सा का अंतर है, समझ में रहा है ना। इसको अपवाही धमनिका बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, ये बात को समझ लो, चूंकि हिंदी बोर्ड का लड़का है तो हिंदी अंग्रेजी दोनों जानो। तो अब यहाँ पर एक और बात समझ लो कि इसकी जो चौड़ाई है ना वो कम है, किसकी? अभिवाही धमनिका का। और यहाँ पर जो अपवाही धमनिका है उसकी ज्यादा है। समझ रहा है? ये बात दिमाग में रखना है। जब यहाँ से ब्लड आएगा तो यहाँ फिल्ट्रेशन होगा और फिल्ट्रेशन के बाद जो चीजें बची है वो ऊपर चला जाएगा। फिल्टर होने के बाद इसमें इंटर करता है। तो अभी कार्य में समझेंगे सब चीज। थोड़ा सा अभी संरचना के बारे में और समझ लें। नीचे की आप देख रहे हैं प्याला जैसे रचना है, इसको बोमेन संपुट कहते हैं, क्योंकि इसका नाम बोमेन महोदय नहीं किया रखा था, इसीलिए उन्हीं के सम्मान में इसको बोमेन संपुट कहते हैं। फिर आप यहाँ से रचना देख रहे हैं, एक कुंडलित नलिका जैसे है,
यहाँ पर टेढ़ा है ना। फिर आप यहाँ जो देख रहे हैं ऐसी पतली नली, इसको हेनले की चाप कहा जाता है। सुना रहा है क्यों? क्योंकि इसका नाम भी हेनले महोदय ने, है ना, फ्रेडरिक हेनले, उनका पूरा नाम है फ्रेडरिक हेनले। उन्होंने इसका नाम खोज किया था, इसलिए उनके नाम में हेनले चाप बोला जाता है। तो ये नीचे की ओर जा रही है, इसलिए इसको अवरोही बोलते हैं। ये ऊपर की ओर जा रही है, इसको अधिरोही कहते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं दूसरी तरफ आपको एक नदी दिख रही है, फिर इससे थोड़ी चौड़ा, वो दूरस्थ कुंडली नदी बोला जाता है। और यह फिर जाकर के एक यहाँ पर ये जो चीजें मिल रही है एक मेन नदी में, सुना रहा है, तो ये उसको सामान्य संग्राहक नली बोलते हैं, सुना रहा है। और ये संग्राहक नली है, तो बहुत से नेफ्रॉन जो है ऐसे दिख रहा है ना, ये बहुत से नेफ्रॉन ऐसे नलियां आकर के एक मेन नली में, संग्राहक नली में मिलता है। तो ये जाहिर है कि इसकी संख्या जो है नेफ्रॉन के बनिस्बत में कम होगा, समझ रहा है, क्योंकि बहुत से नलियां आकर इसमें मिल रही हैं। और यह जाती है कहाँ? मूत्र वाहिनी को। ये कहा जाती है? मूत्र वाहिनी को। तो फिगर पहले क्लियर कर ले रहे हैं कि यहाँ जो हो क्या रहा है कि वृक्क धमनी से इंटर कर रहा है केशिकाएं और गुच्छों में जाके छन्ने का काम, गुच्छों को कह रहे हैं ग्लोमेरुलस। और यहाँ से निकल रहा है फिर वृक्क शिरा में, वही ब्लड जा रहा है जिसको अपवाही धमनिका कहते हैं, आने वाला अभिवाही धमनिका है। अब देखिए ये सारे चीज आपको समझा दिए जितना 10th लेवल में है। कुंडित नलिका है, ये हेनले की चाप है, एक अवरोही है, एक अधिरोही है, ये संग्राहक नलिका है। बहुत से नलिकाएं जाके मिलती है जिसमें उसे सामान्य संग्राहक नली कहते हैं। और यह फिर जाकर मूत्रवाहिनी को खुलता है। तो ये देखिए ये चीज जो है ऐसे बंद है, लेकिन ये जो चीज है सब जाके क्या कर रहा है? खुल रहा है। ये चीज जो ब्लड वाला है वो क्या है? बंद है। अगर ये खुला रहेगा तो सब ब्लड में आ जाएगा इधर, समझ में आ रहा है? इसको बारीकी से समझना है। ये फिल्टर होके चीज मटेरियल इसमें आ जाता है और बाकी की ये चीज ब्लड है वो फिर अपने सीरा को चला जाता है। तो ये अब यहाँ से जो काम होती है ना, इसको थोड़ा सा अच्छा से समझ लेंगे, जो आपके बुक में भी दिया है कि ये काम कैसे करता है। तो ये 3 तरह से काम करता है। आपको नाम बताया हूं मैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण और ट्यूबुलर स्रवण। नाम से ही क्लियर है। यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमने बताया इसका नाम कि इसको ग्लैमुरुलस कहते हैं। तो यहाँ जो छानने का काम जो हुआ, जो भी चीजें थी, यूरिया, जो भी मतलब जल अपशिष्ट जो भी पदार्थ है, मैंने लिखा भी है कि बोमेन सिपट की दीवारों की सतह से यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, अब उतना नहीं, दिमाग में ऐसे सीधे रखिए कि यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन, ये सब चीजें जो है ना वो क्या होती है, यहाँ से छन जाती है, समझ रहा है? छन जाती है और छन करके इनके दीवारों में आ जाती है, समझ रहा है? कहाँ आ जाती है? इसके दीवारों में, है ना। और ये दीवारों में आने के बाद तो यहाँ जो छानने की प्रक्रिया हुई उसी को कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। समझ में आ रही है? पूरी कहानी को आप इसमें समझ लीजिए। यहाँ जो छन्ने के काम हुआ उसी को, चूंकि ये काम कहाँ हो रहा है? ग्लोमेरुलस में हो रहा है। क्या हो रहा है? छन्ने का काम हो रहा है। किसका छन्ने का काम हो रहा है? तो यूरिया, यूरिक एसिड, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन आदि का छन्ने का काम हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ग्लोमेरुलस में। इसीलिए इसका नाम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। कौन सा? इस छन्ने की प्रक्रिया को, समझ रहा? तो वही चीज यहाँ पर लिख दिया गया है। और ये जो चीज अब जब छन करके जो आई वो कहाँ चली गई? इसमें आ गया, बोमेन संपुट के दीवारों में होते हुए आ गया। तो जब ये दीवारों में जब आया तो क्या होगा कि इसमें जो चीजें कुछ और जो बची हुई है उसको क्या करता है? उसके दीवार के अंदर के कोशिका उसको खींचता है और शोषित करता है। समझ में आ रहा है? पुनः क्या करता है? उसको खींचता है, जो मटेरियल और चाहिए उसके अंदर दीवारों में। इसीलिए यहाँ पर बात लिखी गई है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। समझ में आ रहा है? यह क्या करता है कि फिर से उसको अपनी ओर अवशोषित करने का काम करता है ये दीवारें। तो इसलिए इसका, इस प्रोसेस का नाम यहाँ पर ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण कहा जाता है। फिर तीसरी प्रोसेस जो है वो ट्यूबुलर श्रवण होता है। श्रवण का मतलब अब जब चीजें कुछ और हो गई तो कुछ और चीजें ऐसी भी होगी जो हानिकारक पदार्थ होगी, समझ में आ रहा है? जो अंत में अब वो कोई काम का नहीं होगा। तो दीवारें क्या करती हैं? केशिका की दीवारें उसको और छोड़ देती हैं, है ना। तो वो यूरिन में जाकर के मिक्स हो जाता है और यूरिन के माध्यम से फिर ये समान संग्राहक नली से ऐसे होते हुए मूत्रवाहिनी को वो चले जाते हैं। तो अंतिम प्रक्रिया फिर क्या हुआ? ट्यूबुलर श्रवण, मतलब कि छोड़ने का काम। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा ये नोट्स के माध्यम से हमने लिखवाने का प्रयास किया है। इन सभी बातों को मैंने बोल के समझा दिया कि कैसे ये प्रोसेस हो रही है। पहला फिल्ट्रेशन, फिर पुनर्अवशोषण, फिर श्रवण और फिर बाहर से निष्कासन।
आ रहा है बात समझ में? तो तीनों पॉइंट बहुत इजी में है, लेकिन अगर हम उसको नोट्स में लिखना चाहें तो हमने लिखा है कि वृक्क की आंतरिक संरचना में कि प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा अरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी प्रांतस्थ भाग तथा भीतरी अंतस्थ भाग होता है। यह 15 से 16 है ना पिरामिड जैसे रचनाएं का बना होता है, जिसे वृक्क शंकु कहते हैं। प्रत्येक वृक्क शंकु में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहलाती हैं। पहले किडनी में जो शुरू में बात बोल रहे हैं, उसमें नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन की रचना में बात कर रहे हैं कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक वृक्क नलिका का आरंभ प्याले जैसी रचना से होता है, जिसे कोमिक संपुट कहते हैं। यह केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस नामक रक्त केशिकाओं के एक जाल को घेरे रहता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, जिसके सम्मिलित रूप को मेलपिगियन कोष कहा जाता है। मतलब दोनों को मिला के, इस प्याला को और गुच्छा को दोनों को मिला के मेलपिगियन कोष उसको बोला जाता है। फिर वृक्क नलिका में एक समीपस्थ और एक दूरस्थ कुंडलित नलिका होता है, देख रहे हो, जिसमें हेनले के अवरोही चाप और अधिरोही चाप होता है, जो आगे की ओर संग्राहक नलिका में खुलती है। इसमें अनेक वृक्क नलिकाएं आकर खुलती है, जो दिखाया गया है, समझ रहे हैं, खुलती रहती है। इस प्रकार अनेक नलिका मिलने से एक सामान्य संग्राहक नली बनता है ना, जो अंत में मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है कि नहीं है? जो चीज मैंने बोला है फिगर में समझ में आ गया, वही चीज नोट्स में है। तो जब फिगर समझ गया तो लिखने की जरूरत अपने सब लिख देगा। तो समझ रहा है? नेफ्रॉन का कार्य, प्रत्येक नेफ्रॉन से रुधिर के से अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का छन कर उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से होता है, जिसमें मुख्य प्रक्रिया जो है वो निम्नलिखित है। 3 प्रक्रिया है: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्शोषण और ट्यूबुलर स्रवण। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में बताए हैं, अपने से तुमको लिखना है, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर ये होता क्या है ना, कि अभी बताया ना कि इसका एक कम है, एक चौड़ा ज्यादा है। तो वहां पर कम होने के कारण एक तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, ऊपर से प्रेशर ज्यादा होगा, नीचे कम होगा, तो छनेगा ही, है ना। अब जब दबाव बनेगा तभी ना छनेगा। अब बोलता है कि अगर उसमें ज्यादा भी दबाव अगर हो जाता है तो उसको हम लोग ज्यादा दबाव को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, जब ज्यादा दबाव होता है तब। और यहाँ जो मटेरियल जो छन के आया उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। ग्लोमेरुलर क्या करते हैं? फिल्ट्रेट, क्योंकि बहुत सी चीजें छन के बीच में आ जाती है, तो वो दीवारों में फिर सोखती है, फिर से खींचा जाता है। वो बोर्ड वहां से लाओ, यहाँ यहाँ रखो बोर्ड, तो क्लियर और बात समझ में आएगी। दूसरी बात जब हुई थी कि अब जो है से जहां आवश्यक पदार्थों का अवशोषण कोशिकाओं के द्वारा तथा जिसकी नहीं होती है वह आगे की ओर चला जाता है, सामान्य ग्लूकोज पुनः अवशोषित हो जाता है तथा जल की भी मात्रा का अवशोषण होता है और शेष दूषित पदार्थ उत्सर्जन हो जाता है। यहाँ मतलब कि दूसरी प्रोसेस में बोला गया है कि ग्लूकोज का पुनः अवशोषण होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? पुनः अवशोषण होता है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखे हैं, है ना। और जल की भी मात्रा जो है ना, उसका भी ज्यादा से ज्यादा अवशोषण होता है। इसलिए ये दूसरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर पुनर्अवशोषण, सॉरी ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण के नाम दिया जा रहा है। तो ये नोट्स को थोड़ा अच्छे तरीके से दिखा देना है ताकि सब कोई लिख ले, है ना। यहाँ ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब नलिकाओं से गुजरता है, जहाँ क्या है कि आवश्यक पदार्थों का अवशोषण कोशिकाओं में होती है तथा जिसकी नहीं होती है वह आगे की ओर चला जाता है। सामान्यतः ग्लूकोज पुनः अवशोषित हो जाता है तथा जल की भी मात्रा का अवशोषण होता है तथा शेष दूषित पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है। तीसरी पॉइंट है ट्यूबुलर स्रवण। कभी कभी नलिका की कोशिका से कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी स्रावित होकर फिल्ट्रेट में मिलता है। अब इस फिल्ट्रेट को ब्लाडर मूत्र कहते हैं। यह मूत्र नलिका से होकर गुजरता है तथा मूत्राशय में जमा हो जाता है एवं समय समय पर मूत्र मार्ग के छिद्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है ना। ग्रीक नलिका द्वारा अवशोषित होने वाले पदार्थ जैसे जल, ग्लूकोज तथा एमिनो अम्ल रक्त कोशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये ग्रीक शिराएं द्वारा रक्त प्रवाह में पहुंचते हैं। जो छन कर नहीं पाते हैं वे रक्त के साथ अपवाही धमनिका की कोशिकाओं से होते हुए पुनः रक्त प्रवाह में
क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। मतलब कि यह बात जो समझ में आना होना चाहिए, जिसका फिल्टर हो गया, थोड़ा इसका वीडियो लगा ये अच्छा से करो इसको, तो फिर नोट्स लिख लेगा। आ गया इसका, तो ये जो बात आ रही है इसको हटाओ भाई। तो में जो बात हुआ कि यहाँ जो छन गया से छनिए गया, जो नहीं छना से ब्रिक सिरा को चला जाता है, यही बात हो रहा है। हल्ला नहीं करो, पॉइंट केवल कुछ नहीं है। यहाँ ब्रिक की आंतरिक संरचना में केवल आपको इसका फिगर याद रहना चाहिए, इसकी काम समझ में आना चाहिए, नाम पहले समझ में आना चाहिए कि इसको क्या नाम है, और फिर इसका काम समझ में आना चाहिए। जो 3 तो काम है आपका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण और ट्यूबुलर स्रावन। ट्यूबुलर के मतलब ये ट्यूबुल है, समझ आ रहा है, नली से रचना है। और ग्लोमेरुलर है कि इसका नाम है ग्लोमेरुलस, गुच्छाओं को, तो वहां पर एक काम हो रहा है छनने का, एक तो नाम आ गया ग्लोमेरुलस में, है ना। बाकी जो ट्यूब में हो रहा है इसलिए इसका नाम ट्यूबुलर हो गया। तो ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन यहाँ पर बोलोगे पुनर्अवशोषण और स्रावन, और ग्लोमेरुलस बोलोगे तो फिल्ट्रेशन बोलना है, समझ रहा है। अब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो जो बताए हैं वो बात को दिमाग में रखोगे और वैसे ही लिख देना है कि नहीं है। तो इस तरह से इसको एक बार रिकॉर्ड करके रख सकते हो और नोट्स के लिए।